आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी रेडियोलॉजी जो है उसमें आपको क्या क्या करना होता है। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे सर के एमडी रेडियोलॉजी को लेके एक डिटेल एक वीडियो लेके आइए। तो इस वीडियो में उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला तो है कि भाई एमडी रेडियोलॉजी करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो एमडी रेडियोलॉजी करने के लिए सबसे पहले आपको नीट यूजी क्लियर करके एमबीबीएस करनी पड़ेगी, जो 5.5 ईयर्स की होती है। ठीक है, अब ये एमबीबीएस आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट पहले आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। एमबीबीएस जब आप ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक और एंट्रेंस देना पड़ेगा, नीट पीजी। नीट पीजी से क्लियर करके आप को अगर आपको रेडियोलॉजी ब्रांच में जाना है तो या तो आपको एमडी की सीट लेनी पड़ेगी, नहीं तो डीएनबी रेडियोलॉजी की सीट लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें एक डिप्लोमा भी होता है 2 साल का, जिसको डीएमआरडी बोलते हैं। ठीक है, डीएमआरडी। तो डीएमआरडी जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये तीन कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एमडी और डीएनबी डिग्री कोर्स है और डीएमआरडी डिप्लोमा कोर्स है। तो डिग्री 3 साल की होती है, डिप्लोमा 2 साल का। अब जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको एमडी रेडियोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी, फिर आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो आगे आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले हम फ़ी देख लेते हैं। तो एमडी रेडियोलॉजी करने की जो फ़ी है, जो गवर्नमेंट में जो मैक्सिमम फ़ी है, वो पूरे 3 साल का खर्चा जो आता है लगभग 4 to 5 लाख का फ़ी है। और ये नहीं है कि हर स्टेट में 4 to 5 लाख की फ़ी है। फॉर एग्जांपल पंजाब में शायद 1 या 1.5 लाख पर ईयर फ़ी है, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा है। बाकी बात करें जैसे बिहार आसाम की, तो वहाँ पे फ़ी काफ़ी कम है। बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे टाइम में 2016 में जब मैंने एमएस ज्वाइन किया था तब तो मैंने शायद 10,000 समथिंग रुपीज़ दिए थे फ़ी के। तो बिहार में तो फ़ी बहुत कम है, बट पंजाब में ज़्यादा है। तो अगर मैं मैक्सिमम फ़ी भी मानूँ तो भी 5 लाख से ज़्यादा की फ़ी 3 साल में नहीं जाएगी, पूरे 3 साल में। ओके। और जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ाई करेंगे, एमडी करेंगे, चाहे आप वहाँ पे डीएनबी करो, चाहे आप डीएमआरडी करो, आपको वहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। जैसे हमें बिहार में मिलते थे 60,000। तो ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग है। दिल्ली में तो 1.2 लाख के आसपास ही मिलता है, पूरा 1 लाख। बाकी आसाम में 40,000, 50,000, हर जगह वेरी करता है। पर आपको 40,000 से लेके 1 लाख तक की फ़ी वेरी करती है स्टेट वाइज, इतना तो मिलने ही वाला है। तो आपको ऐसा कोई फ़ी को लेके नहीं सोचना कि आपको एमडी रेडियो करने में बहुत दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर करते हैं तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में भी ना, जो मोटा मोटा देखा जाए तो 1.5 से लेके 2 करोड़ का खर्चा है जो एमडी रेडियोलॉजी का आता है अक्सर। ओके, इतना पैसा लगता है वहाँ से एमडी रेडियो करने में। बट होता क्या है कि अगर आपको नीट पीजी में अगर आपकी अच्छी रैंक है, अगर नीट पीजी में अगर आप अच्छी रैंक लाएं, तो आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ पे केवल आपको कम फ़ी में आपको एमडी रेडियो की सीट मिलती है। ओके, जैसे सर अरविंदो जो कॉलेज है इंदौर का, वहाँ से मेरे दोस्त ने की है, तो उसने मेरे ख्याल से 3 साल की फ़ीस मेरे ख्याल से 30 से 40 लाख के आसपास था। मतलब 30-40 लाख में उसकी पूरी एमडी रेडियो कंप्लीट हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है आपकी कि नीट यूजी में आपकी रैंक क्या है, उससे नीट पीजी में आपकी रैंक कितनी है, ये भी डिसाइड करती है। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फ़ी 50 लाख पर ईयर है, तो वहाँ पे कम से कम 1.5 करोड़ का खर्चा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं चीज़ें, बट हाँ, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो अब देखते हैं कि जब आप एमडी रेडियोलॉजी या डीएनबी रेडियोलॉजी जब आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं। तो उसके बाद देखिए, एक तो आप कर सकते हैं एसआरशिप। अब एसआरशिप आपकी 2-3 जगह हो सकती है। एक तो गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो सकती है, ठीक है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकती है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप एसआरशिप करेंगे ना, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एसआरशिप करते हैं तो अलग अलग स्टेट की सैलरी अलग अलग है, बट अक्सर वो सैलरी 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में रहती है। 1,20,000 से ज़्यादा शायद कहीं नहीं मिलती गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, जैसे दिल्ली में अगर आप करोगे तो 1,20,000 आपको मिलेगी। तो गवर्नमेंट का या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, इनका एसआर का सैलरी फिक्स है। बट हाँ, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ बात बदल जाती है। जैसे जो मेरा दोस्त है जो बरेली में काम करता है, उसको वो लगभग 2.5 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ कमा लेता है। या इवन वो क्या, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट जो प्राइवेट में काम करेगा, उसको 2.5 से लेके 3 लाख पर मंथ आराम से मिल जाएगा इनिशियली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इनिशियली पैसा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर आप मेडिसिन करेंगे, सर्जरी करेंगे, ऑर्थो करेंगे, तो शुरू में इतना पैसा आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देने वाला है, बट इस ब्रांच में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका
अगर आपका खुद का रेडियोलॉजी का सेंटर है, जैसे आपके पिताजी का पहले से रेडियोलॉजी का सेंटर है, आपके पास रेडियोलॉजी की सारी मशीन है, फिर तो आप सोच ही नहीं सकते, कमाई बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है। लोग मतलब 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख पर मंथ, 1 1 करोड़ पर मंथ तक सेंटर कमा लेता है। तो बट वो दूसरी चीज़ें, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे एवरेज, एवरेज रेडियोलॉजिस्ट कितना कमा पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इनमें लाइफ स्टाइल कैसी होती है, तो जो इनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल में क्या होता है, जब आप पीजी करते हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जब आप एमडी करते हो या डीएनबी करते हो या डीएमआरडी करते हो, तो उसमें आपको पढ़ना भी होता है और आपको काम भी करना होता है। ठीक है, रेडियोलॉजी में देखिए मैं मानूंगा पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियोलॉजी अपने में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और क्योंकि आपको पूरी बॉडी के बारे में सीखना होता है, सारी इमेजिंग सीखनी होती है, तो पढ़ना तो इन लोग को पड़ता है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ता है। और पर ऐसा नहीं कि पढ़ने का मतलब है कि रोज़ 12 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटा पढ़ लेंगे वही इनफ होता है। इवन शुरू के टाइम में तो 3 से 4 घंटा भी लोग पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है। बाकी काम करते करते भी सीखता है। अब वर्क में क्या होता है, वर्क में ना इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। ठीक है, तो ड्यूटीज़ अलग अलग तरीके से लगती हैं। जैसे एक्सरेज में ड्यूटी लगेगी, ओके, एक्सरेज के बाद किसी की सीटी स्कैन में ड्यूटी लगेगी, किसी की एमआरआई में ड्यूटी लगेगी, हैं जहाँ पे पैट स्कैन है वहाँ पैट स्कैन में भी ड्यूटी लग सकती है, तो ड्यूटीज़ लगती हैं। अब ड्यूटीज़ में क्या क्या होता है, ड्यूटीज़ में डे ड्यूटी भी होती हैं और नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो दोनों तरीके की ड्यूटी आपको मिलने वाली है, डे भी और नाइट भी। और देखिए पीजी में हमेशा, चाहे कोई भी कॉलेज हो कोई भी सेट हो, पीजी में 3 साल के पीजी में जो पहला साल होता है ना, वो हर जगह हेक्टिक ही होता है। वहाँ पे आपको कम से कम मतलब 12 14 15 घंटे तक काम करना पड़ जाता है, क्योंकि वो हर कॉलेज का यही सीन है 1 साल। पर जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं और थर्ड ईयर में आते हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर में आके फिर उतना वर्कलोड नहीं रह जाता। फिर आप क्वालिटी काम कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद एक बार पीजी खत्म हो गई, जब आप एसआर में आ जाते हैं, तो एसआर में उतना लोड नहीं होता है। एसआर का फिक्स रूल है कि भैया आपको 48 आवर्स इन अ वीक काम करना है, मतलब कि 8 घंटा डेली काम करना है। ठीक है, इसमें कभी कभी हफ्ते में एक आध नाइट ड्यूटी भी रहती है, बाकी तो अक्सर डे ड्यूटीज़ रहती हैं। और जहाँ तक हेक्टिक शिफ्ट की बात है, तो रेडियोलॉजी में पीजी फर्स्ट ईयर को छोड़ के उतना ज़्यादा हेक्टिक जो शिफ्ट है वो नहीं रहती हैं। तो काफ़ी कूल ब्रांच है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा हेक्टिक की ब्रांच नहीं रहती है अगर ड्यूटीज़ को देखा जाए तो। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्शन विद पेशेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें ना पेशेंट लोग से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे भाई मेडिसिन वाला होता है, मेडिसिन वाला होता है या सर्जरी वाला होता है या ऑर्थो वाला होता है, वो क्या करता है कि पेशेंट से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, उनसे बात करता है कि भैया आपको क्या परेशानी है, मरीज़ को देखता है, दवाई देता है, ऑपरेशन तक करता है। पर रेडियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। रेडियोलॉजी में आप पेशेंट से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हो, ज़्यादा बात नहीं करते। जैसे कि भाई सपोज़ करो अल्ट्रासाउंड करी, तो अल्ट्रासाउंड में भी आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, बस अल्ट्रासाउंड पेशेंट के पेट पे कर दोगे, उसकी रिपोर्ट लिख के दे दोगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। तो ऐसे लोग, जिन लोगों को पेशेंट से इंटरेक्शन करना पसंद है, उन लोगों को रेडियोलॉजी नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एमबीबीएस करते थे तो उन्हें मेडिसिन ब्रांच अच्छी लगती थी, सर्जरी ब्रांच अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मरीज़ को देखना चाहते थे, दवाई लिखना चाहते थे। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि रेडियोलॉजी में पैसा ज़्यादा है, तो उन्होंने रेडियोलॉजी ले ली। और वो अपने लाइफ के शुरू के कुछ साल में बहुत फ्रस्ट्रेट रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन के विपरीत जाके ब्रांच चुनी। यही मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपको आईआईटी पसंद है तो आप कभी मेडिकल में मत आइए केवल ये देख के कि उसमें पैसा है। ठीक है, या आप ये देख रहे हो कि भाई नरेश त्रिहान को कितना पैसा कमाते हैं, करोड़ों अरबपति आदमी, वैसा मत देखिए। अगर आपको आईआईटी पसंद है तो आप फिर आईआईटी में ही जाइए। ठीक है, और अगर आपको मेडिकल पसंद है तो आप मेडिकल में ही आइए। ये मत देखिए कि किसी दूसरे सक्सेसफुल डॉक्टर को देख के आप चले गए, क्या बोलते हैं, डॉक्टरी में। ऐसा ही सेम डॉक्टर्स के लिए, अगर किसी को एमबीबीएस पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, और वो देखता है कि भाई कोई आईआईटी का इंजीनियर है, वो करोड़ों रुपए कमाता है, किसी कंपनी का सीईओ है, तो हम भी बन जाते हैं सीईओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आईआईटीएन है, उसकी अपनी इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने इतना पैसा कमाया। आप उसको देख के वैसे नहीं बन सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके सब्जेक्ट में तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटर्न्स को, जो उनकी इंटर्न की जो पोस्टिंग होती है 1 साल की, उसको बहुत सीरियसली करना चाहिए। उससे होता क्या है, क्योंकि इंटर्नशिप में आप सारे सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ दिन के लिए काम करते हो, तो आपका एक एक्सपोजर हो जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि आपको किस ब्रांच में पीजी करना है, किस में और किस में नहीं करना। फॉर एग्जांपल जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो मुझे पता लग गया था कि मुझे ईएनटी में पीजी नहीं करना है, मुझे ऑफ्थेल्मोलॉजी में पीजी नहीं करना है, और मुझे साइकेट्री में पीजी नहीं करना है। ये 3 ब्रांच, मैं ये नहीं कह रहा ब्रांच ख़राब है, बट मेरा इंटरेस्ट उतना डेवलप हो नहीं पाया।
तो इसीलिए ये पता लग जाता है कि किस ब्रांच में नहीं करना है। और मेडिकल साइंस में यही ज़रूरी है, आपको ये ना पता हो आपको किस ब्रांच में करना है, पर ये पता होना चाहिए कि आपको किस ब्रांच में पीजी नहीं करना है, किस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। नेक्स्ट है कि अब एमडी कर लिया आपने, डीएनबी कर ली, डीएमआरडी कर लिया, अब फर्दर स्टडीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्दर स्टडीज़ में इसमें क्या करते हैं आप, एक कुछ तो फेलोशिप कर सकते हैं। फेलोशिप होती हैं, तो फेलोशिप जैसे कि आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत फेमस है, उसमें फेलोशिप कर लीजिए, ठीक है। या फिर कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके कुछ कोई भी चीज़ में फेलोशिप कर लीजिए, ठीक है। हालांकि मेरा मानना है कि एक रेडियोलॉजिस्ट अपने आप में संपूर्ण होता है, पर फिर भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक अलग चीज़ है, तो उसको हम देखेंगे बाद में वो क्या चीज़ है। फिर एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर रेडियोलॉजिस्ट की पर्सनल लाइफ कैसी होती है। तो रेडियोलॉजिस्ट की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कूल होती है। पीजी फर्स्ट ईयर को छोड़ के उतना हेक्टिक तो होता नहीं है, तो आराम से अपना। और एक और होती है, कुछ लोगों का मानना है जैसे ऐसे लोग जिनको पेशेंट्स के साथ बात करना नहीं पसंद, चिक चिक नहीं पसंद है, क्योंकि देखिए पेशेंट से जब आप बात करते हैं ना, तो पेशेंट लोग कभी कभी बहुत इलॉजिकल बातें भी करते हैं, तो उनको सुनना पड़ता है, आपको धैर्य रखते हुए उसके आंसर देने होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, जो पेशेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें करता क्या है। तो देखिए इसमें जो ड्यूटीज़ लगती हैं, जो एमडी रेडियोलॉजी का जो पीजी होता है उसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ है। एक तो होती है एक्सरे पे। अब एक्सरे क्या होता है भाई, एक्सरे एक मशीन होती है जिसको एक्सरे मशीन बोलते हैं, उससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के एक्सरे लिए जाते हैं। जैसे कि ये पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, ऊपर से एक्सरे हम इस पर डालते हैं, और ये हमने इसकी फोर आर्म का एक्सरे लिया, तो फोर आर्म में जो हमारी दो बोन होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, इसका एक्सरे निकल आता है, यहाँ इसको फ्रैक्चर है। तो एक्सरे में ये काम किया जाता है। और रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि ये देखो, ये जो एक्सरे निकालना है ना, ये फिल्म तो निकाल देगा टेक्नीशियन, पर जो रिपोर्ट लिखनी पड़ती है वो रेडियोलॉजिस्ट ही लिखता है। उस रिपोर्ट पे रेडियोलॉजिस्ट के साइन होते हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है, काफ़ी लोग आप जानते भी होंगे, काफ़ी लोग की हुई भी होगी। तो अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसको मरीज़ के जिस भी पार्ट का ऑर्डर दिया गया उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर है, तो ये इस पेशेंट के पेट का, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रहा है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करनी भी पड़ेगी और उसकी रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी। तो पीजी भी ये काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये काम बस एसआर का होता है, काफ़ी केसेस में पीजी को भी अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है और वो सीखता भी है। उसके बाद सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो होता है आप लोग भी जानते होंगे, काफ़ी लोग का हुआ होगा। कोविड के टाइम में तो जो HRCT जो चेस्ट है काफ़ी हुआ है, तो ये सीटी स्कैन की मशीन होती है। सीटी स्कैन में आपको बता दूं एक्सरेज यूज़ किया जाता है, कभी कभी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरेज होती है सीटी स्कैन के अंदर यूज़। तो सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो सीटी स्कैन का जो रूम होता है ना, उस रूम के अंदर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, बस मरीज़ उसके अंदर जाता है, और दूसरे रूम पे जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उससे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मरीज़ को लिटा दिया और वहाँ पे कोई टेक्नीशियन जाएगा, उस मशीन को ऑन करके आ जाएगा, वो बाहर निकल आएगा, उसके बाद सीटी स्कैन अपने आप हो जाएगी और दूसरे रूम के कंप्यूटर्स में सीटी स्कैन्स के जो फिल्म है वो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे सीटी स्कैन है ऐसे ही एमआरआई होती है, बस अंतर इतना है वहाँ पे एक्सरेज यूज़ की जाती हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो नीट में आता है। तो सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग भी करना उनका काम है, एमआरआई की रिपोर्टिंग करना भी उनका काम है। जैसे कि एमआरआई, किसी का नेक का एमआरआई हुआ तो उसका जो फिल्म है इस तरीके से आता है, तो इसमें क्या क्या नॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या एबनॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं, ये सब नोट डाउन करना, रिपोर्ट बनाना, ये सब पीजी का काम होता है। एसआर का भी काम होता है, बट पीजी को पहले कुछ सालों में सिखाया जाता है, फिर बाद में वो करता भी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिसको काफ़ी लोग आज जो मैं बोल रहा था फेलोशिप करनी है, वो एक ब्रांच है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। देखो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या होता है कि रेडियोलॉजी की हेल्प से, मतलब कि एक्सरेज की हेल्प से, सीटी स्कैन की हेल्प से हम पेशेंट के कुछ ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, काफ़ी सारे ऑपरेशन ना ओपन किए जाते थे, जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन, अगर हार्ट में पहले कोई दिक्कत आए तो ओपन किया जाता था। बट आज क्या करते हैं, आजकल तो बहुत कम इंसिजन देके हम वाल्व में जो है, जो हार्ट की जो नसें होती हैं, जो आर्टरीज होती है, उसमें हम स्टेंट डाल सकते हैं, जिसको देसी भाषा में बोला जाता है छल्ला। तो वो बड़ी ही आराम से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प से डाला जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एमबीबीएस में जाके सीखोगे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या क्या होता है। बट इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है, जो काम है वो ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। तो यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ऑपरेशंस भी असिस्ट करता है और ऑपरेशन खुद से करता भी है, बट उसके जो ऑपरेशन होते हैं वो मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा जो नीट पीजी के जो एस्पिरेंट है, मतलब जो एमबीबीएस स्टूडेंट है। देखिए एक हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर की सोसाइटी में, कि हर कोई बोलता है भाई मुझे रेडियो चाहिए, रेडियो चाहिए, हर कोई रेडियो लेता है। इवन जो रेडियोलॉजी है, जो टॉप रैंकर्स हैं, काफ़ी उठाने के चक्कर में रहते भी हैं और उठाते भी हैं। बट मेरा एक ही बोलना है कि आप
इंटर्नशिप के अंदर जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हर डिपार्टमेंट का ले लीजिए, और ये सोचिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। केवल पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन में है या सर्जरी में है तो आप रेडियो मत लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेडियोलॉजी में है तो आप रेडियोलॉजी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, केवल पैसे को सोच के रेडियोलॉजी मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी प्रैक्टिस केवल आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास अपना सेंटर नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए आप 3 से 5 लाख 6 लाख 7 लाख कमा लोगे पर मंथ, पर उसके ऊपर जाने में दिक्कत होगी। बट आपका खुद का अगर सेंटर है, आपका खुद का अगर रेडियोलॉजी का सेंटर है, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। पर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो रेडियोलॉजी की मशीन्स होती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, काफ़ी वो कॉस्टली होती हैं, तो आपके पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए उसको खोलने के लिए। अब माना कि आपने वो सेंटर खोल भी लिया, तो उस सेंटर को खोलने के लिए क्या है कि आपके सेंटर पे पेशेंट आए। पेशेंट कौन भेजेगा? तो पेशेंट भेजेगा जो मेडिसिन का डॉक्टर है, जो सर्जरी का डॉक्टर है, जो ऑर्थो का डॉक्टर है, मतलब जो क्लिनिशियन होता है वो रेफ़र करेगा आपके यहाँ पे पेशेंट। तो आपको उस एरिया में जो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरी वाले, मेडिसिन वाले, ऑर्थो वाले, इनसे भी बना के रखनी पड़ी होगी, इनसे बात करनी पड़ेगी, बनानी होगी, जिससे वो पेशेंट आपके पास भेजें। तो ये एक तरीके से डिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है। फिर अगर आप अपना काम शुरू करते हो तो थोड़ी डिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है। हाँ, अगर आपके घर का बिजनेस है, जैसे मेरे एक सीनियर थे, उनके फादर का खुद का सेंटर था, तो वो अगर करते हैं तो एकदम ठीक बात है। बट अगर एकदम एक कोई न्यू कैंडिडेट करता है तो थोड़ी दिक्कत उसको हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल आप लीजिए। लाइफ में चैलेंजेस तो लेने ही पड़ते हैं, पर वो चैलेंजेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक बार रेडियोलॉजी ले ली या कोई भी ब्रांच ले ली, तब ना फिर नहीं सोचना चाहिए। होता क्या है, इंसान रेडियोलॉजी ले लेता है, फिर परेशान होकर सोचता है कि काश मैंने मेडिसिन ले ली होती। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो ब्रांच ले ली तो ले ली, फिर उसको पढ़िए और उसी में अच्छे से काम कीजिए। आप एक ना एक दिन देखिए अच्छा ही करेंगे। लोग जो डिप्रेस हो जाते हैं ना, वही सबसे बड़े उन चक्करों में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।